नमस्कार फ्रेंड, मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में जो है पार्ट जो आपका 2 है विलियन, और विलियन में जो आपका पार्ट नंबर 4। इस पार्ट में हम लोग क्या क्या समझेंगे, विलियन कितने प्रकार का होता है और विलियन को किन आधारों पर बांटा गया है, विलयता क्या होती है ये समझेंगे, और हेनरी का नियम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलियन का प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियन के प्रकार। तो विलियन के प्रकार ये देखा जाए तो विलियन को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला, एक अवयव के आधार पर वर्गीकरण, यानी अवयवों के आधार पर विलियन का वर्गीकरण, अवयवों के आधार पर विलियन का वर्गीकरण, यानी अवयवों के आधार पर हम लोग देखेंगे विलियन का वर्गीकरण। और दूसरा पॉइंट देखें इसमें, दूसरे पॉइंट में क्या है, प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण, यानी प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप लोग जो है इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। बात यह है, इससे पहले के सभी वीडियो आप देखिए, तभी आपको इस वीडियो में जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। यदि आप इतने टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, तब तो आपको समझ में आ सकता है। यदि आपने कहीं पढ़ रखा है तब तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। तो ध्यान रखें, इस चैप्टर को यदि विधिवत रूप से पढ़ना है तो शुरुआत से चैप्टर वाइज यानी लेक्चर सभी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, प्रावस्था के सबसे हम लोग समझेंगे अवयवों के आधार पर, यानी अवयवों के आधार पर वर्गीकरण। तो अवयवों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, अवयवों के आधार पर विलियन आपका 3 प्रकार का होता है। तो इस एक कहते हैं द्विलिंगी विलियन, एक 3 लिंगी होता है, एक द्विलिंगी और एक त्रिलिंगी और एक चतुर्लिंगी। यानी देखें, एकलिंगी विलियन होता है, एकलिंगी विलियन होता है, और दूसरा होता है द्विलिंगी विलियन होता है, और तीसरा होता है चतुर्लिंगी विलियन। ये भैया द्विलिंगी होता है, फिर त्रिलिंगी होता है, सॉरी द्विलिंगी यहाँ पर लिखेंगे, द्विलिंगी, फिर यहाँ पर त्रिलिंगी होता है, सॉरी त्रिलिंगी विलियन, और फिर चतुर्लिंगी विलियन। इन विलियनों को हम लोग समझते हैं कैसे हैं, द्विलिंगी कैसे हैं, त्रिलिंगी कैसे हैं। तो अवयवों के आधार पर इनका वर्गीकरण जब किया गया है तो देखिए, जिसमें ऐसा विलियन जिसमें 2 अवयव होते हैं, ऐसा विलियन जिसमें क्या होते हैं, 2 अवयव होते हैं, यानी एक जो होगा आपका विलायक और एक विलय, यानी एक विलायक होगा, एक विलायक और एक ही क्या होगा, विलय होगा, प्लस एक विलय से जो विलियन बनता है कहलाता है द्विलिंगी विलियन। यानी ऐसा विलियन जो 2 अवयवों से मिलकर के, यानी एक विलायक और एक विलय से मिलकर के बना होता है, कहलाता है द्विलिंगी विलियन। ठीक है, ये द्विलिंगी विलियन कहलाता है। और देखें, और ऐसे अवयव जो 3 विलियन जो 3 अवयवों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे विलियन जो 3 अवयवों से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं भैया आपके क्या, वो कहलाते हैं द्विलिंगी विलियन। एक त्रिलिंगी, एक इसमें विलायक होता है, यानी विलायक होता है एक और विलायक होता है, प्लस 2 क्या होते हैं, विलय होते हैं, 2 विलय और एक विलायक, यानी टोटल अवयव हुए 3। यानी 3 अवयव, जिन विलियनों में 3 अवयव होते हैं कहलाता है त्रिलिंगी विलियन।
तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिलंगी विलयन, ठीक है। और चतुर्लंगी विलयन में क्या होता है, चतुर्लंगी विलयन में 4 अवयव होते हैं, एक विलायक होता है, एक विलायक होता है तथा 3 विलय होते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग एक सुंदर सा नाम देते हैं चतुर्लंगी विलयन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखते हैं और चीज़ें आगे। ये तो हमारा द्विलंगी, त्रिलंगी, ये चतुर्लंगी विलयन हुआ। ये किसके आधार पर, यानी जितने प्रकार का वर्गीकरण होगा, यानी प्रावस्था जो है अवयवों के आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाए तो आपका विलयन 3 प्रकार का होता है। समझ में आया होगा। अब देखें हम लोग प्रावस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रावस्था के आधार पर समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं और ये विलयन कितने प्रकार के, तो इन सभी को हम लोग समझेंगे। तो इसमें टेबल को हम बनाते हैं, क्या होती है विलय की प्रावस्था देखेंगे। इसमें होता क्या है, डालेंगे प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, प्रावस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ये कैसा होता है, प्रावस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, तो इसे समझेंगे विधिवत रूप से और एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, विलय की प्रावस्था देखेंगे। पहले डालेंगे विलय की प्रावस्था, हाँ यहाँ तक दिखाई पड़ा, ठीक है। विलय की प्रावस्था यानी विलय की अवस्था क्या है, विलय की प्रावस्था यानी प्रावस्था कहें तो ठोस है, द्रव है या गैस है, ठीक है। फिर होता है विलायक की प्रावस्था, विलायक की प्रावस्था और फिर आता है विलयन की प्रावस्था, यानी विलयन कैसा होगा, विलयन की प्रावस्था और फिर आएगा हमारा उदाहरण। ये 3 चीजें हम लोग विधिवत रूप से समझते हैं। 3-4 जो टॉपिक हैं इसमें कैसे क्या है देखें। यदि विलय हमारा क्या है, अब पहले तो मैं सबको समझता हूँ ठोस वाले को, मैं विलायक को ठोस ले लेता हूँ। मैंने क्या लिया, मान लेते हैं विलायक हमारा ठोस है और ठोस के साथ यदि ठोस को मिला दिया, यदि ठोस और ठोस मिलेंगे यानी ठोस विलय भी है और ठोस विलायक भी है, तो विलयन कैसा होगा, विलयन भी हमें प्राप्त होगा ठोस। ध्यान रखें मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था, विलयन की प्रावस्था सदैव विलायक की प्रावस्था की ही होती है, यानी विलयन और विलायक की प्रावस्था सदैव क्या होती है, समान होती है। यदि आपका विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस होगा, यदि विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव होगा, यदि विलायक गैस है तो विलयन भी गैस होगा। अब देखें यहाँ पर ठोस तो विलयन की प्रावस्था भी आ जाएगी हमारी ठोस, यानी विलयन भी हमारा कैसा हो जाएगा, ठोस ही हो जाएगा। और उदाहरण के लिए जैसे समझ लेते हैं मिश्र धातुएं, मिश्र धातुओं का जो भी विलयन है, मिश्र धातुओं का मिश्रण, जैसे कॉपर और टिन, इन सभी को यदि हम मिला लें तो जो मिश्रण प्राप्त होता है वो ठोस ही होता है और इस मिश्रण को ठोस का मिश्रण कहते हैं। फिर उसके बाद अब ठोस के साथ हम लोग मिलाते हैं, ठोस हमारा क्या है, विलायक है। ये ठोस के साथ मैं द्रव मिला दूं, ठोस के साथ जब मैं द्रव मिला दूं तो विलयन फिर भी हमारा बनेगा ठोस ही, विलयन हमारा फिर भी बनेगा ठोस ही। परंतु अब यहाँ पर ठोस को द्रव के साथ मिलाया गया है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भैया देखें, कॉपर आपका देखें, कॉपर क्या होता है, ठोस होता है, कॉपर क्या होता है, ठोस होता है, जबकि मरकरी यानी Hg पारा क्या होता है, द्रव होता है। कॉपर ठोस और पारा द्रव होता है, इन दोनों का मिश्रण इसका एक बेस्ट उदाहरण है, किसका, द्रव और ठोस का। द्रव और ठोस विलयन का एक बेस्ट उदाहरण है कॉपर और पारा, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं ठोस को गैस के साथ मिला रहा हूँ, ठोस को मैंने मिलाया है किसके साथ, गैस के साथ। यदि मैं ठोस को गैस के साथ मिला दूं तो क्या होता है देखें, तो विलयन हमें जो प्राप्त होगा वो भी ठोस ही प्राप्त होगा। और ये होता क्या है, प्लेटिनम की चादर पर H2O यानी हाइड्रोजन को अवशोषित, यानी प्लेटिनम की कोई चादर है,
प्लेटिनम क्या है, ठोस है। प्लेटिनम की चादर पर H2 का अवशोषण, H2 का अवशोषण। भैया जब प्लेटिनम की चादर H2 को अवशोषित कर लेती है, H2 को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, तो विलयन हमारा होता है ठोस और गैस का, ठोस और गैस का। अब ये तुम ठोस को समझ चुके हैं, ठोस के इतने पार्ट हमने विधिवत रूप से समझे। अब हम लोग समझेंगे द्रव। इसका द्रव को देखते हैं, द्रव में क्या होता है, द्रव में क्या है देखें। अब मैं लूंगा द्रव को, तो पहले मैं यहाँ पर अब प्रावस्था, विलायक की प्रावस्था क्या है, द्रव। तो पहले द्रव के साथ यदि मैं द्रव को मिला दूं, द्रव के साथ यदि मैं द्रव को मिलाऊं, यानी विलय और विलायक, विलय और विलायक ये दोनों द्रव हैं, तो हमारा जो विलयन होगा वो भी द्रव ही होगा, वो भी क्या होगा, द्रव ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझें तो एग्जाम्पल जैसे C2H5 यानी अल्कोहल, दारू में यदि हम पानी को मिला दें, C2H5OH और H2, दारू और जल का विलयन एक द्रव का विलयन है। इसी प्रकार यदि मान लेते हैं अब की बार फिर द्रव में मैंने क्या मिला दिया है, द्रव में अब की बार मैंने मिला दिया है ठोस, द्रव में मैंने अब की बार क्या मिलाया है, ठोस मिलाया है, तो ये विलयन जो होगा हमारा द्रव ही होगा। और ये विलयन कैसा हो जाएगा, जैसे चीनी में यदि हम लोग क्या करें, चीनी में जल मिला दें, चीनी क्या है हमारी ठोस है, जल क्या है हमारा द्रव है, चीनी और द्रव का मिश्रण जो है विलयन होता है। अब देखें यदि मैं द्रव और यहाँ पर द्रव और गैस का मिला देते हैं, द्रव और गैस का विलयन, द्रव का और गैस का विलयन मिलाया जाए, तो जैसे समझ लेते हैं द्रव और गैस। तो देखें द्रव और गैस का विलयन, इसको समझते हैं, जो विलयन प्राप्त होगा वो द्रव ही होगा। और यदि हम क्या करें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन क्या है हमारा द्रव और गैस का, CO2 और H2O, CO2 और H2O, इन दोनों को मिला करके जो हमारी बनती है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनती है, वो क्या होती है, वो जो होती है गैस और द्रव का विलयन होती है, गैस और द्रव का क्या होती है, विलयन होती है। ये तो हुए हमारे द्रव के सभी विलयन। अब मैं समझता हूँ गैस के सभी विलयनों को, और ये पॉइंट नोट करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ध्यान रखें। अब देखें इसके बाद मैं समझता हूँ ठोस हो गया, द्रव हो गया। अब मैं गैस को लेता हूँ, यदि मैंने विलायक ले लिया गैस, यदि मैं गैस को गैस के साथ मिला देता हूँ या गैस को ठोस के साथ मिला देता हूँ, मान लेते हैं गैस को मैंने किसके साथ मिलाया, ठोस के साथ, तो देखिए गैस को ठोस के साथ मिलाएंगे तो विलयन हमें प्राप्त होगा कैसा, गैस का प्राप्त होगा। विलयन जो हमें प्राप्त होगा कैसा, गैस का। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कपूर क्या होता है, कपूर हमारा ठोस होता है। यदि मैं इसमें N2 मिला दूं, N2 क्या है हमारी गैस है, N2 क्या है, गैस है। इन दोनों का मिश्रण जो हमें प्राप्त होता है वो एक गैसीय मिश्रण ही होता है, जिसे हम कहते हैं ठोस और गैस का मिश्रण। ये ठोस और गैस का मिश्रण का एक उदाहरण है। और देखें यदि अब की बार में द्रव और गैस का विलयन ले लेते हैं, द्रव और गैस का विलयन ले लिया, तो जो हमें प्राप्त होगा वो गैस ही प्राप्त होगा। विलयन जो कैसे होगा, गैस ही होगी विलयन में। एग्जाम्पल के लिए नमी ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या लिया, नमी, यानी गैस और द्रव। जैसे पानी जैसे नम वायु चलती है यानी ठंडी हवाएं, तो ठंडी हवाओं में होता क्या है, पानी की मात्रा होती है। जैसे जो आर्द्रता देखें आप लोग, आर्द्रता, तो शाम को जब हम सोते हैं छत पर और या पन्नी पॉलीथीन डाल लीजिए और उसके ऊपर देखने, आपने ओस देखी है, तो ओस आपको दिखाई तो नहीं पड़ रही है, ओस नील दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु जो सुबह क्या होती है आ जाती है, हमें दिखाई पड़ती है खेतों में, तो वो गैस के साथ जल का विलयन होता है। गैस के साथ किसका, जल का विलयन होता है, इसे हम कहते हैं नमी। ठीक है, अब लास्ट में आता है गैस गैस का मिश्रण, गैस गैस का, गैस और गैस का मिश्रण। तो ये कई मिश्रण हो सकते हैं, जैसे N2O2 को मिलाना चाहें तो ये भी हो गैस और गैस का मिश्रण। गैस गैस का मिश्रण गैस ही होगा, N2 और O2 ये दोनों मिलकर के जो विलयन बनाते हैं वो गैस गैस का मिश्रण होता है, गैस गैस का विलयन होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। चलो ये हमारा गैस गैस विलयन हुआ। अब हम लोग समझते हैं, इन सभी विलयनों को तो समझ चुके हैं प्रावस्था के आधार पर। अभी मैंने बताया था अवयवों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण जो हमने किया था, तो उनको हम लोग समझते हैं
द्विलिंगी विलयन और त्रिलिंगी विलयन और चतुर्लिंगी विलयन क्या क्या होते हैं, तो इनको भी हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे। तो चलें देखें। प्रावस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण में पहला जो हमने समझा था द्विलिंगी विलयन। द्विलिंगी विलयन, द्विलिंगी विलयन। और ये द्विलिंगी विलयन भी किसका किसका हो सकता है, बता दें आपको। द्विलिंगी विलयन में आपका ये 3 प्रकार का विलयन हो सकता है। किसका किसका, देखिए, गैस और द्रव का हो सकता है, द्रव द्रव का हो सकता है, और ठोस द्रव का हो सकता है। गैस और द्रव का हो सकता है, गैस द्रव का विलयन हो सकता है, यानी ये 2 अवयव हो सकते हैं। द्रव और द्रव को ही मिलाकर के बनाया जा सकता है। द्रव और ठोस को भी मिलाकर के द्विलिंगी विलयन बनाया जा सकता है। द्रव और ठोस को, यानी इन दोनों को भी मिलाकर द्विलिंगी विलयन बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी इन दोनों को यदि मिलाकर बनाया जाए तो द्विलिंगी विलयन बनाया जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे, ये तो इस प्रकार के विलयन हुए। द्विलिंगी विलयन आपका 3 प्रकार का होता है। द्विलिंगी विलयन 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग समझते हैं द्विलिंगी विलयन की विलयता, यानी विलयन की विलयता। डालेंगे हेडिंग, विलयन की विलयता। अच्छा, विलयता के आधार पर पहले वर्गीकरण समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं, या विलयन की विलयता ही समझ लेते हैं। विलयन की विलयता हेडिंग डालेंगे, विलयन की विलयता। विलयता, विलयन की विलयता क्या है? तो विलयन की विलयता क्या है? किसी संतृप्त, अब आता है वर्ड संतृप्त। अभी मैं संतृप्त को समझाऊंगा, कुछ समय के लिए लिख नोट कीजिए। अभी संतृप्त क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित, किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही विलयन की विलयता कहलाती है। यानी किसी संतृप्त विलयन में लिख लेंगे, किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की किसी विलयन में, किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की विलयता कहलाती है। विलयन की विलयता कहलाती है, विलयता कहलाती है, विलयन की विलयता कहलाती है। यानी किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही विलयन की विलयता कहलाती है। अब हम लोग समझते हैं इसको, कुछ पॉइंट कुछ समय के लिए ऐसे नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग बाद में समझेंगे कुछ चीज़ों को। अब बात आती है विलयता को, हम लोग समझ चुके हैं। अब विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, तो विलयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, इसको थोड़ा दिमाग से समझेंगे। यानी विलयता के आधार पर विलयता के आधार पर वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण। यदि द्विलिंगी विलयन को विलयता के आधार पर बांटा जाए तो ये विलयन आपका 2 प्रकार का फिर से हो जाता है।
इसमें एक कहलाता है संतृप्त विलयन और दूसरा कहलाता है असंतृप्त विलयन। पहला क्या है आपका संतृप्त विलयन, तो इसे लिखेंगे संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त, संतृप्त। संतृप्त विलयन क्या है, और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है, इन दोनों को मैं साथ साथ में समझता हूं। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। देखिए मैंने संतृप्त और असंतृप्त विधिवत रूप से समझना है तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये संतृप्त और असंतृप्त मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया है, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरफ से वीडियो को देखें। संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो उन्हें पहले देख लें, उसके बाद इसे समझें। देखें संतृप्त विलयन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, ये एक डिब्बा ले लिया, डिब्बा कहीं एक पात्र ले लिया, ये मैंने क्या किया एक पात्र ले लिया, और इस पात्र में क्या किया, जल भर दिया। इस पात्र में मैंने क्या किया भैया, जल भर दिया। ठीक है, ये जल भर गया। अब मैंने क्या किया, इस पात्र में जो है चीनी डाल दी, थोड़ी चीनी डाल दी। ये देखिए ये रेड कलर की है, वो आपको चीनी है। ठीक है, ये चीनी डाल दी मैंने। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब ये चीनी और पानी बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, चीनी और पानी बिल्कुल क्या है, अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, यानी घुलने की प्रक्रिया में है। विलयन अभी क्या है, विलयन जो है अभी हमारा घुलने की प्रक्रिया में है, घुलने की प्रक्रिया में है। तो इस विलयन को हम एक सुंदर सा नाम देते हैं असंतृप्त विलयन। यानी इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन। यानी जब विलयन या जब विलयन में विलय, और अब ये चीनी क्या है, हमारी विलय है, चीनी क्या है, हमारी विलय है, और ये जल क्या है, जल जो है हमारा विलायक है। जल जो है हमारा क्या है भैया, विलायक है, जल विलायक है। जब किसी विलयन में विलय और विलायक दोनों घुलने की प्रक्रिया में, परंतु घुले नहीं हैं, घुलने की प्रक्रिया में होती हैं। जैसे आपने एक पात्र लिया और उसमें आपने चीनी डाल दी, कहानी समझो, चीनी डाल दी और अभी आपने उसे चलाया नहीं। हम लोग क्या करते हैं, किसी चम्मच से उसे चला देते हैं, या जो है पलटते रहते हैं, हमेशा उलटते पलटते रहते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा शरबत बनकर तैयार हो जाता है। यानी जब तक ये घुला नहीं था, जब तक चीनी पूर्ण रूप से जल में घुली नहीं थी, तब तक हमारा जो विलयन था वो संतृप्त विलयन था। कैसा था, संतृप्त विलयन था, असंतृप्त विलयन था। यानी जब तक ये घुला नहीं है तब तक कौन सा विलयन है, असंतृप्त। अब मैंने क्या किया, उसके पश्चात बहुत देर हिलाने के पश्चात, यानी इसको चम्मच से चलाने के पश्चात क्या होता है, ये विलयन घुल जाता है। ये क्या होता है, चीनी पूर्ण रूप से इसमें घुल जाती है। अब ये चीनी और इसमें चीनी और जल को अलग अलग देख पाना मुश्किल है। यानी अब बिल्कुल घुल गई है चीनी इस विलयन यानी इस विलायक में। तो ये जो विलयन प्राप्त हुआ है, इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को मैंने क्या बताया, जब विलयन क्या होता है, घुलने की, जब विलयन में विलयन आपका अलग है, यानी शरबत टोटल, विलय क्या है, चीनी है, विलाय क्या है, जल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब विलयन में विलय और विलायक घुलने की प्रक्रिया में होते हैं, यानी घुलने की प्रक्रिया में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। जब विलयन में
विलायक या जब विलयन में विलायक और विलय, विलयन में ये पूरा जो बना हुआ है इसे कहते हैं विलयन। इस पूरे जो चीनी और पानी के घोल को ही विलयन कहते हैं। जब विलयन में विलय और विलायक पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, विलय और विलायक पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो विलयन जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अब इनकी दोनों की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं और इसे आप लोग नोट कर लें। संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है इसे रखें। जब विलय और विलायक, विलय और विलायक पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, जब विलय और विलायक पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब मैंने क्या होता है, जब ये घुल गए हैं तब विलयन संतृप्त विलयन। जब इसमें लिख लेंगे, जब विलय और विलायक, जब विलय और विलायक, विलय और विलायक घुलने की प्रक्रिया में होते हैं, घुलने की प्रक्रिया में होते हैं, प्रक्रिया में होते हैं तो विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो विलयन कौन सा कहलाता है हमारा, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, ये संतृप्त और असंतृप्त विलयन हुआ। अब विलयता को जो है, विलयन को सदैव लिखा जाता है तो मोललता और मोल प्रभाज में लिखा जाता है, मोललता और मोल प्रभाज में। अब ध्यान ये रखना है, अच्छा विलयता में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, विलयन की मात्रा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब टेम्परेचर, जब यहाँ पर इसी के आगे इस डिफिनेशन में लिखना, ऊपर वाला डिफिनेशन, जब ताप नियत होता है, जब ताप निश्चित हो, जब ताप क्या हो भैया हमारा निश्चित हो, तब की ये परिभाषा है विलयता की। ठीक है, अब विलयता को सदैव, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, विलयता को सदैव मोललता तथा मोल प्रभाज से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहीं भी इसका मात्रा लिखा जाएगा तो मोललता और मोल प्रभाज से ही लिखा जाएगा। विलयता को सदैव मोल प्रभाज और मोललता से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे विलयता, विलयता को सदैव मोल प्रभाज, मोल प्रभाज तथा मोललता, मोललता से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रदर्शित करते हैं। एक चीज हम ये कह सकते हैं कि जो विलयता भी होती है वो ताप पर प्रभावित नहीं होती है, या क्योंकि ये इसीलिए इसे मोलता, मोल प्रभाज और मोलता से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके आगे के जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गैस द्रव विलयन, अभी मैंने कौन सा विलयन बताया था, गैस द्रव। अब भाई ये तो विलयता को मैंने समझा, अब गैस द्रव विलयन को समझेंगे, द्रव द्रव विलयन को समझेंगे और द्रव ठोस विलयन को समझेंगे। तो गैस द्रव विलयन को अब हम लोग समझते हैं। गैस द्रव विलयन को गैस द्रव विलयन, तो गैस द्रव विलयन क्या है इसको हम लोग समझेंगे। गैस द्रव विलयन है तो क्या है, तो गैस द्रव विलयन की सबसे पहले विलयता को समझते हैं और कुछ पॉइंट और समझने हैं। गैस द्रव विलयन की विलयता, हेडिंग डालेंगे इसी में। गैस द्रव विलयन में हमें समझना है क्या क्या पॉइंट समझने हैं गैस द्रव विलयन में। तो सबसे पहले समझना है गैस द्रव विलयन की विलयता, गैस द्रव विलयन की विलयता।
गैस द्रव विलयन की विलयता। तो इसमें हमें विलयता को समझने से पहले कुछ पॉइंट और समझने पड़ेंगे। वो पॉइंट क्या क्या हैं, देखते हैं वो पॉइंट क्या क्या हैं। देखें, सबसे पहले वाष्पीकरण समझना है हम लोगों को। वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण है तो क्या है। वाष्पीकरण क्या होता है, देखें वाष्पीकरण को समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये कोई पात्र ले लिया और इस पात्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इस पात्र में, इस पात्र में मैंने जल भर दिया। जल भर दिया इस पात्र में। अब मैंने इस पात्र में क्या किया, जल भर दिया है। इस पात्र में मैंने जल भर दिया है। तो जल भरने के पश्चात मैंने क्या किया, इसके नीचे आग जला दी। आग जला दी, तो जो आग जला दी तो ये जो द्रव था वो गैस में बदलने लगा, यानी भाप में, यानी वाष्प में बदल करके उड़ने लगा इस प्रकार। तो जो द्रव था हमारा गैस में बदलने लगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही जो प्रक्रिया हमारी कहलाती है वाष्पीकरण कहलाती है। यानी द्रव का वाष्प में, द्रव का गैस में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। तो एक पॉइंट छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे, द्रव का गैस में बदलना ही, द्रव का गैस में बदलना ही, द्रव का गैस में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यानी द्रव जो है यदि गैस में बदल जाता है तो यही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, ये क्या होता है, वाष्पीकरण। और इसमें एक पॉइंट और समझना, अब उल्टा ये सोचें तो उल्टा यानी संघनन समझते हैं। संघनन क्या होता है, संघनन 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 क्या है। यदि अब मैंने क्या किया, वाष्प ले ली और वाष्प को ऊपर से, ये वाष्प थी और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ढक्कन सा लगा दिया। ये ढक्कन सा मैंने लगा दिया, ठीक है। ये जब ढक्कन सा लग गया इस पर, ये अब ये ढक्कन सा लगने से हुआ क्या, ये जो वाष्प थी इस पर दाब, ये ऊपर नहीं निकल सकी। ये जो वाष्प थी ऊपर नहीं जा सकी, ढक्कन लग गया तो ये क्या होती है, पुनः द्रव में बदल जाती है। तो गैस, भाई ये वाष्प क्या थी, हमारी गैस थी। तो गैस जब द्रव में बदल गई तो गैस को द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण का, संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। एक पॉइंट और लिख लें, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लें। अब देखो यहाँ पर मैंने ढक्कन को मान लेते हैं, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं अभी ढक्कन नहीं लगी, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब ये पात्र हमारा था, इसमें जल भरा हुआ था। मैंने क्या, नीचे से आग जलाते गए और तेज जलाते गए। पहले इतनी इतनी ये भाप निकल रही थी, थोड़ी थोड़ी। मैंने ये आग को नीचे और बढ़ा दिया तो भाप और बढ़ गई। भाप क्या हुई, और बढ़ गई। और मैंने बढ़ाया तो और बढ़ गई भाप। तो मतलब बहुत तेजी से भाप निकलने लगी। तो मतलब जब हमने गैस की, ये भाई गैस थी, जब ताप बढ़ाया तब क्या हुआ, ये तेज हो गया, वाष्प क्या हुई, तेज हो गई। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, गैस का ताप बढ़ाने पर गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गैस का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, गैस का ताप बढ़ाने पर
गैस का ताप, गैस का ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। एक पॉइंट ये हो गया। अब हमने क्या किया, ये गैस थी, अब इसको ऊपर से मैंने ढक दिया। अब समझेंगे, गैस को मैंने ढक दिया ऊपर से। क्या किया, गैस को जब ढक दिया, यानी जो है किसी भगोने में आप पानी लीजिए, किसी पात्र में पानी लीजिए, ऊपर से एक प्लेट रख दीजिए, तो जो वाष्प होगी, वाष्प क्या होगी देखने को मिलता है उस प्लेट में नीचे क्या होती है, नीचे चपक जाती है, नीचे लग जाती है। और वही ताप क्या होती है, वही ताप, यानी इसको मैं दाब देते, मान लेते उस पर दाब पड़ने लगता, वाष्प पर, वही वाष्प ऊपर जा रही थी, मैंने ऊपर से प्लेट रख दी, जैसे ये भगोना था इस पर मैंने प्लेट रख दी, इस प्रकार ऐसे जब मैंने प्लेट रख दी तो हुआ क्या, इसमें एक स्थिति ये हो गई कि ये जैसे दब गया। ये क्या हुआ भैया, इस पर दबाव पड़ा, भाप पर क्या पड़ा, दबाव, और दबाव पड़ने से वही भाप क्या हुई हमारी, वही भाप यानी गैस द्रव में बदल गई। वही गैस क्या हुई, द्रव में बदल गई। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमने गैस को भी क्या किया, दबा दिया। गैस को भी क्या किया, दबा दिया। जो गैस दब गई तो गैस के अंदर एक गुण और विद्यमान है, उसको हम कहते हैं संपीड्यता। यानी गैस को दबा दिया, यानी गैस को संपीड कर दिया, तो गैस के अंदर संपीड्यता का भी गुण विद्यमान है। तो लिखेंगे गैस को दबाने पर गैस का दाब, लिख लेंगे पॉइंट, गैस का, ये सभी पॉइंट लिख लें, गैस का दाब बढ़ाने पर, गैस का दाब, ये पॉइंट आपको थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये पॉइंट अभी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। गैस का दाब बढ़ाने पर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं गैसें संपीड्य होती हैं। गैसें संपीड्य होती हैं। क्या होती हैं भैया, गैसें जो होती हैं हमारी संपीड्य, यानी दबाने पर ये दब जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखें, अब गैस एवं द्रव की विलयता, अब हमने एक चीज़ यहाँ से क्या निकाल ली, विलयता को यानी संतृप्त कर सकते हैं, यानी गैस और द्रव को घोल भी सकते हैं। तो इससे एक पॉइंट दिखलाया, गैस क्या है हमारी, द्रव में घुलनशील है। गैस क्या है, द्रव में घुलनशील है। परंतु ये हमारा पॉइंट, ये कोई विलयता का पॉइंट नहीं हुआ। अब इसमें हमें क्या लिखना है, संतृप्त विलयन में, किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की विलयता। पॉइंट तो वही है। अब यहाँ पर हमें समझना है क्या मैंने निकाला है, विलयन की विलयता, या विलयता हेड निकालेंगे केवल। विलयता, इसमें क्या निकल के आया, विलयता में गैस से, सभी गैसें द्रव विलायक में घुलनशील होती हैं। सभी गैसें होती क्या है, द्रव विलायक में घुलनशील होती हैं। सभी गैसें द्रव विलायक में घुलनशील होती हैं। सभी गैसें द्रव विलायक में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। और भाई गैसें द्रव में घुल जाती हैं, क्योंकि जब मैंने दबाया है तब घुली हैं। भाई यहाँ पर समझो, क्योंकि ये मैंने क्या किया था, विलयता को बता रहे थे, ये द्रव था और द्रव में गैस जो है ये ऊपर से निकलने वाली थी। मैंने ऊपर से क्या किया, एक प्लेट रख दी। भाई ये गैस निकल रही थी, मैंने क्या किया, एक प्लेट रख दी। तो भैया जितना जब मैंने ऊपर से दाब लगाया है तब ये मिला है गैस। भाई इतनी क्या थी, गैस थी, इतना क्या था हमारा, पानी था।
इतना द्रव था, और ये दोनों मिले कब हैं, ये जब मैंने ऊपर से दाब लगाया है। ऊपर से क्या किया है मैंने, दाब लगाया। तो इसका मतलब एक पॉइंट क्लियर हो गया है, गैस सभी गैसें विलायक में घुलनशील तो होती हैं, परंतु ये जो है दाब पर निर्भर करती हैं। ये किस पर, जितना अधिक दाब लगाओगे उतना ज़्यादा ये घुलेंगी, जितना कम दाब लगाओगे उतनी कम घुलेंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इनकी मात्रा दाब पर निर्भर करती है, परंतु इनकी मात्रा दाब पर निर्भर करती है। जैसे एक आप लोग क्या करते हैं, कुकर होता है, ये कुकर देखा सभी लोगों ने भाई, प्रेशर कुकर, ये होता है प्रेशर कुकर, ठीक है, ये होता है प्रेशर कुकर आपका, ऐसे होता है, ये प्रेशर कुकर है। अब इसमें ऊपर सीट यहाँ पर जो है लगा होता है एक डॉट जैसी, तो इसमें जब आग पे रखते हैं तो क्या होता है, जलने लगता है, और जैसे इसमें वाष्प ज़्यादा हो जाती है, वाष्प क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब भाप एकदम बढ़ जाती है, तो ये ऊपर से क्या होती है, ये यहाँ से सीट यानी जो है ऊपर जो लगा होता है डाट या ढक्कन जो इसकी होती है ऊपर उठ जाती है, तो इसमें सीट निकलती है, यानी सीटी नहीं, वो गैस ही निकल जाती है। वो क्या होती है, गैस निकलती है इससे। जब ये गैस निकलती है, यदि मैं इसको क्या करूँ, दबा दूँ, यदि मैं इसको दबा दूँ, इसको मैंने क्या किया है, दबा दिया है, तो अब दबाने के पश्चात मैंने क्या किया भाई, अब देखो इसमें पानी था, इसमें क्या था हमारा, ये पानी था, और जब जलाया, तो जब जलाया है तब क्या हुआ है, पानी से हाइड्रोजन और अन्य जो गैसों का मिश्रण ऊपर आया है। अन्य गैसों, क्योंकि पानी में होता क्या है, H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, तो इसमें से जो गैसें आ रही हैं ऊपर आ रही हैं। अब मैंने ऊपर से दाब लगा दिया, अभी तो ये अलग अलग हो गई थी, जब मैंने ऊपर से दाब लगा दिया और मैंने आग को जब नीचे बंद कर दिया, तो एक ऐसी स्थिति हो गई, ये पुनः क्या हुई, घुल गई। और ये कब घुली, जब मैंने ऊपर से दाब लगाया, ऊपर से ढक्कन लगाया। यदि मैं ढक्कन को हटा दूं तो ये पूरा पानी, अधिकतर पूरा नहीं, बहुत सा पानी का भाग क्या होता है, निकल जाता है। तो इसका मतलब सभी गैसें द्रव विलायक में घुलनशील तो होती हैं, परंतु इनकी मात्रा दाब पर निर्भर करती है। इनकी मात्रा क्या होती है, दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। उदाहरण के लिए इसमें ये भी समझ लेते हैं, जैसे CO2 है, CO2 HF, CO2 HCl गैस है, हमारा दिक्कत कर जा रहा है भैया, हमारा रेड वाला कौन सी गैस से मैंने आता है, CO2 है और HCl है और HF, ये सभी क्या हैं, द्रव में घुलनशील हैं। ये सभी द्रव में घुलनशील हैं। ठीक है, अच्छा एक कार्य और भी कर सकते हैं, यानी जो गैसें क्या होती हैं जिनके अंदर ध्रुवण होता है। देखिए HCl में H और Cl को देखें तो H क्या है, पॉजिटिव है, Cl क्या है, निगेटिव है, H क्या है, पॉजिटिव है, F क्या है, निगेटिव है, C क्या है, पॉजिटिव है, O क्या है, निगेटिव है, O क्या है, निगेटिव है। यानी जिन गैसों में जितनी ज़्यादा ध्रुवता होती है वे गैसें, यानी जिन गैसों में जितनी ज़्यादा ध्रुवता होती है, क्या होती है भैया, ध्रुवता होती है, वो गैसें उनकी विलयता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। भाई गैसें इनके अंदर ध्रुवता है, देखो ये पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये ध्रुवता होती है, इनके मध्य क्या होती है, ध्रुवता होती है। जिन गैसों के मध्य में ध्रुवता होती है वो गैसें उतनी ही ज़्यादा क्या होती हैं, उनकी विलयता उतनी ही अधिक होती है। लिखेंगे एक पॉइंट और उसमें लिख लेंगे, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक डालेंगे हेडिंग, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, देखें विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले गैस की प्रकृति भी इस पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। गैस की प्रकृति भी विलयता को प्रभावित करती है। गैस कैसी है, इस पर भी हमारी विलयता निर्भर करती है। यानी द्रव और गैस को मिलाना चाहें तो इसमें गैस भी पता होनी चाहिए, गैस कैसी है, तो जिस तरीके से ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले निर्भर करता है गैस की प्रकृति पर भी, यानी गैस की प्रकृति भी, गैस की प्रकृति।
और ये कैसे निर्भर करती है गैस की प्रकृति, मैं आपको बता दूं। गैस की प्रकृति यानी गैस की प्रकृति कैसे निर्भर करती है, देखें जिन गैसों में समझ लेते हैं, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक गैस है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। यहाँ पर मार्कर से दिक्कत हो रही है आज, चलो मैं इसे हटा ही देता हूँ। यहाँ पर HCl है हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब ये H क्या है पॉजिटिव है, Cl क्या है नेगेटिव है। अब इसे हम मान लेते हैं, मैंने यदि इसे जल में घोल दिया, ये हमारा क्या है जल है। जल क्या होता है द्रव होता है, और जल किसमें टूटता है H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। ये हमारी क्या है गैस है हाइड्रोक्लोरिक, तो H पॉजिटिव इसके साथ आ जाता है और ये इसके साथ आ जाता है। यदि ऊपर से मैंने दाब लगा रखा है तो ये HCl हमारा बाहर नहीं जाएगा, HCl हमारा क्या होगा बाहर नहीं जाएगा। अंततः ये क्या हो जाएंगे दोनों आपस में घुल जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में घुल जाएंगे। और जितनी ज़्यादा ध्रुवता होगी, यानी जिस गैस की जितनी ज़्यादा ध्रुवता होती है उसकी विलयता उतनी ही अधिक होती है। यानी जिस गैस की ध्रुवता जितनी ध्यादा होगी उसकी विलयता उतनी ही अधिक होती है, और ध्रुवता जितनी कम होगी विलयता उतनी ही कम होती है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लें ध्रुवीय गैसों की, यहाँ पर लिख लेंगे ध्रुवीय गैसों की, ध्रुवीय मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव, ध्रुवीय गैसों की विलयता अधिक होती है। ध्रुवीय गैसों की विलयता अधिक होती है, जबकि अध्रुवीय गैसों की, जबकि या सिर्फ इतना ही पॉइंट लिख लीजिए, यानी अध्रुवीय गैसों की विलयता कम होती है भी लिख सकते हो। चलो अब देखें यहाँ से कुछ और पॉइंट समझते हैं, या एक कार्य और भी कर सकते हैं। जो द्रवित होती हैं, जो द्रव में मतलब जो जिनके अंदर थोड़ा द्रव वाला गुण उपस्थित है, नमी वाला, तो वो गैसें क्या होती हैं ज़्यादा द्रव में घुलनशील होती हैं, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखें एक पॉइंट और लिख लें, एक पॉइंट इसमें और लिख लें, जो वो गैसें जो हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर लिख लेंगे ऐसी गैसें जो हाइड्रोजन के साथ, यानी ऐसी गैसें, एक पॉइंट लिख लें ऐसी गैसें जो विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं या बनाती हैं। ऐसी गैसें जो विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं या किसी अन्य आकर्षण से से बंध बनाती हैं, उनकी विलयता अधिक होती है। यहाँ पर समझने में शुरुआत से ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें। अब देखें जैसे मान लेते हैं HCl है, ये क्या करेगी हाइड्रोजन बंध बनाएगी। HF क्या है हाइड्रोजन बंध बनाएगी। इसी प्रकार HCl, HF और H2 हाइड्रोजन है। यानी जो गैसें विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेंगी, कोई भी विलायक हो उसके साथ ये हाइड्रोजन बंध बना लिया तो उनकी विलयता क्या हो जाती है अधिक हो जाती है, उनकी विलयता उतनी ही अधिक हो जाती है। और लिख लें विलयता का ताप पर प्रभाव, यानी ये ताप पर भी निर्भर करती है। विलयता यानी गैसों में ध्रुवता जितनी अधिक होगी उतनी विलयता अधिक होगी, यानी विलयता उतनी ही अधिक होगी। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया जो गैस विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है उसकी विलयता भी अधिक होती है, उसकी विलयता क्या होती है अधिक होती है। और एक अगला पॉइंट लिखिएगा ताप पर भी निर्भर करती है विलयता ताप पर भी निर्भर करती है। ताप पर निर्भरता, ताप पर कैसे निर्भर करती है तो देखिए ताप बढ़ाने से होता क्या है विलयता घटती है। मैंने ताप को बढ़ा दिया, देखो
अब ये जब ताप को बढ़ाते हैं तो गैसों के कणों की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो विलेयता क्या हो जाती है, हमारी घट जाती है। ठीक है, अब देखें इसके बाद आता है दाब का प्रभाव। चलो ये सब चीज़ें हम कल समझेंगे। इस विलेयता को यहीं पे जो है हम फिनिश करते हैं, और इसमें एक पॉइंट रह गया दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम, इसको हम लोग कल समझेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, और आप लोगों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, विधिवत रूप से यदि आपको पढ़ना है, तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, और सभी प्लेलिस्ट आपको एक तरफ से मिले, क्लास केमिस्ट्री क्लास 12 या केमिस्ट्री 12 लिखा होगा सीधे सीधे, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो एक तरफ से देखिए। आप पार्ट 1 से पार्ट आपका दूसरा चल रहा है, और बहुत जल्द ही मैं आपको इस कोर्स को भी फिनिश करूंगा, क्योंकि इधर फिजिक्स भी चल रही है। फिजिक्स की 3 बजे से 3 साढ़े 3 बजे आपको वीडियो मिलेगी, और ये दोनों वीडियो आपको जैसे मिलती है, यदि आप विधिवत रूप से पढ़ते हो तो मेरा प्रॉमिस है आप 90+ मार्क ज़रूर लाओगे। और आप लोगों से मैं फिर यही कहूँगा, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू।